फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपके क्लास 10 सीजी बोर्ड का बहुत ही एक ब्रांडेड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में बहुत एक नंबर चैप्टर है। वो है क्या? मेटल्स एंड मेटलर्जी। तो भाई ये आपके केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, यानी कि आपके बुक का बोले तो 9 चैप्टर है और केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है क्लास 10 सीजी बोर्ड का, जो है क्या? मेटल एंड मेटलर्जी। तो इससे पहले हमने केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट और जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो चैप्टर उसको हमने कंप्लीट देख लिया था। उन सारे चैप्टर्स की मदद से हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो चैप्टर्स रहते हैं वो एक दूसरे के लिंक में रहते हैं। तो ठीक है ये कोई बात नहीं है। तो जरा हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के टॉपिक को कि मेटल और मेटलर्जी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप जो है ना मेटल्स और मेटलर्जी के बारे में जानते क्या। देखो यहाँ पर दो टर्म्स दिए हुए हैं आपके सामने, मेटल एंड मेटलर्जी। मेटल का मतलब आप सबको पता है, वो एलिमेंट्स जो आपके मतलब जो सॉलिड रहते हैं, आपको पता होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अब सर जी मेटलर्जी क्या है? कौन सा नया वाला है? तो इसको तोड़ के देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेटल और लर्जी। देखो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने एटमॉस्फेयर यानी कि हम अपने अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं? मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सर जी फिर बोलोगे मिनरल क्या है और क्या है, तो सब चीज़ समझेंगे। बस आप ये समझो कि जो मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने का जो तरीका होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? मेटलर्जी बोला जाता है। बस आपको अगर इतना समझ आ गया तो फिर चैप्टर आपका हलवा है। देखो ये चैप्टर ना अपने आप में आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये चैप्टर आपको 6.5 नंबर दे के जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन अपीयरेंस कितने नंबर का होता है, इस चैप्टर से खड़े 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप इस चैप्टर को हलवे में मत लेना, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा। जिसको कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री का वो भी समझ जाएगा। बस दिल दिमाग जो खोल के बैठना है सब खोल के बैठ जाओ, और जब एकदम फोकस होना चाहिए यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या चैप्टर। तो ये तो था क्या बेसिक चीज़ें। अब जरा हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले अभी पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है। तो इसमें फिजिकल और केमिकल दो टाइप के प्रॉपर्टी होंगे मेटल्स के, उनको हमें देखना है। अब बोलोगे सर जी हमने मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉन मेटल के बारे में कब पढ़ेंगे? तो देखो जो आपका सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड में मेटल और नॉन मेटल दोनों एक ही में दिया है। लेकिन हमारा जो सीई बोर्ड है वो थोड़ा ब्रीफ में डील करता है, मतलब थोड़ा बड़ा में डील करता है, यानी कि उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप में रहता है, जिस कारण से हमें एक नया चैप्टर ही मिलेगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के नाम से। केमिस्ट्री डेली नॉन मेटल्स के नाम से एक नया चैप्टर मिलेगा जो नेक्स्ट ही चैप्टर है। तो इसमें मेटल के बारे में पढ़ेंगे और उस चैप्टर में हम लोग नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको प्रॉपर्टीज देखने किसके? मेटल्स के बारे में, जिसमें आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आएगा। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा क्या आपका? सेकंड टॉपिक आएगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो कोई भी मेटल जो है ना एटमॉस्फेयर के साथ या दूसरे मेटल, आप समझो कि अगर मैं मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट कराता था तो क्या बनता था भाई? आपका एक H2 गैस मिलता था और हमें एक सॉल्ट मिलता था। तो उसी तरीके से क्या होता है? रिएक्टिविटी। इसमें हमको फिर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। ऑकरेंस ऑफ मेटल, हम मेटल को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कितने अमाउंट में, कहाँ से मिलता है। जैसे हेमेटाइट जो आपको पता होगा, भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ पर बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है? बेलाडीला में आयरन और पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है, कैसे होता है उसका एक्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल किस किस एरिया में क्या क्या पाया जाता है। जैसे बोलोगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टिन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद आएंगे मिनरल और ओर, कि मिनरल क्या होता है, फिर ओर क्या होता है, और समझेंगे फिर मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी के मेथड्स होते हैं, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्योंकि हर एक मेटल की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कोई मेटल थोड़ा भारी रहता है तो इसे हम लोग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। कोई मेटल जो है जैसे कि कोई भी अगर मेटल है, वो मेटल अगर मान लो हमें इस रूप से नहीं मिल रहा कि वो भारी है, कुछ और है, वो हो सकता है कि वो मैग्नेट से ज़्यादा अट्रैक्ट होता हो, तो हम उसे मैग्नेट से अट्रैक्ट कर लें। इसलिए हर मेटल के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ निकाले हैं, जिसमें मेटलर्जी के डिफरेंट वेज से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट वेज से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहला आएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा फिजिकल मेथड्स, और दूसरा आ जाएगा केमिकल मेथड। उसके बाद ये तो खैर आपका मेटलर्जी का टॉपिक है। ये सबसे हट के एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन से मैं देख रहा हूँ अभी इस साल 2024 वाले बच्चे लोग के में आया था क्या कोरोजन के बारे में, और आपका इधर से भी आया था कि एलॉय वगैरह क्या होता है। तो मतलब इसी टॉपिक से आया था, क्योंकि एलॉय वगैरह भी इसी टॉपिक का है। तो आप ये समझिए कि जो बोर्ड वाला जब पेपर
आपका बनाएगा ना, तो आप ये समझ के रखिएगा कि जो मेटलर्जी है, या तो दोनों क्वेश्चन और वाले और जो आपका आएगा वो क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा या तो फिर इस पार्ट से आएगा। मतलब ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हम कोरोजन पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है, फिर कोरोजन से बचाव कैसे होता है, कोरोजन किस किस चीज़ से इफेक्ट होता है, मतलब उस किस किस चीज़ से होता है वो। और फिर पढ़ेंगे क्या, कोरोजन इन आयरन, जिसे हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं रस्टिंग। जैसे आप सबको पता होगा जंग लग जाता है, तो वही जंग क्या है, आपका रस्टिंग है। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग बिना बकवास किए पहले स्टार्ट करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। चलो भाई देखते हैं क्या आपका मेटल्स के प्रॉपर्टीज। देखो तो मैंने यहाँ पर दो ब्लॉक बना दिए हैं, फिजिकल और केमिकल। मैं सोच रहा था कि मैं लिख के ला लूँ क्या आपके लिए, लेकिन जो लिख के लाने में है फिर आपको फिर बोलोगे सर जी आपने तो लिख के ला लिया, छपवा दिया, फिर रीड कर दिया, उसमें मतलब क्या रहा। तो उससे अच्छा फिर मैं आपको क्या कराता हूँ, यहीं पर साथ में लिखते जाएंगे, आप भी लिखते जाना और मैं भी लिखते जाऊँगा, आपको समझाते जाता हूँ। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप फिजिकल आता है वो है क्या, लस्टर। देखो लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक। कोई भी मेटल रहता है उसके पास क्या रहता है, खुद की चमक। जैसे अगर आप बात करें स्टील की, तो स्टील भी अपने आप में चमकता है, गोल्ड तो चमकता ही है भाई। और डायमंड खैर वो डायमंड तो नॉन मेटल हो जाएगा ना, कार्बन से बनता है। तो जो आपका मेटल रहेंगे उसके पास क्या रहता है, लस्टर। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। देखो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद। मतलब कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसको हम लोग हटा के बात करेंगे। जैसे सब मेटल्स के पास लस्टर होता है, लेकिन एक्सेप्शन में किसका आ जाएगा, ई एक्स, मतलब एक्सेप्शन है, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा आपका, पीबी यानी कि लेड आ जाएगा, पीबी यानी कि लेड आ जाएगा, और टी आई एन टीन हो जाएगा। ठीक है, एस एन यानी कि टीन हो जाता है। तो आपका टीन के में बाद में एस एन लिख देता हूँ। तो ये पीबी और टीन जो है इसके पास लस्टर नहीं होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कि ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जनरली ये जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन फिर इसमें भी एक्सेप्शन है क्या, मरकरी और जर्मेनियम, तो ये सब क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, और ये भाई अगर बात करें तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है क्या, मेलिएबल। देखो मेलिएबल का मतलब होता है पतली क्या बोलते हैं, शीट में बदलना। जैसे किसी भी चीज मेटल को आप पतली शीट में क्या बदल सकते हैं। लेकिन फिर इसी में एक्सेप्शन आ जाएगा क्या, आपका सोडियम हो जाएगा। एक्सेप्शन में सोडियम हो जाएगा। जो सोडियम रहता है बहुत सॉफ्ट रहता है, आप सबको पता है। पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम को तो आप चाकू से काट सकते हो ना, सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो। तो ये बहुत ही क्या होते हैं, वो होते हैं। और वही अगर मरकरी की बात करें तो वो भी आ जाएगा, उसको पतली शीट में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद इसका जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है वायर बनाना, यानी कि आप कितने जोर से बना सकते हैं। जैसे गोल्ड का वायर बहुत खतरनाक बनता है, सिल्वर बहुत अच्छा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन डक्टाइल नेचर में भी आपका एक्सेप्शन है कि आप किस चीज़ से नहीं बना सकते। जैसे कि आप जिंक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, क्वेश्चन पेपर में भी आता है भाई कि जिंक जो है क्या है, एक एक्सेप्शन है किस चीज़ का, कि वो एक डक्टाइल नेचर का नहीं होता, आप जिंक को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। तो ये आपके 4 प्रॉपर्टीज हो गए। और वहीं अगर हम 5वां प्रॉपर्टी देखें तो सोनोरस साउंड हो जाएगा। सोनोरस साउंड का मतलब क्या है कि ये जो है ना, जब हम मेटल को किसी भी चीज़ से पीटते हैं तो एक स्पेसिफिक प्रकार का क्या छोड़ते हैं, साउंड छोड़ते हैं, जिससे हम लोग सोनोरस साउंड करते हैं। अब फिर से आप वही बात आ गया, अगर आप एक्सेप्शन की बात करें तो अगर मैं आपको मरकरी बोलूँ तो मरकरी में वही साउंड नहीं आएगा, और वहीं बात करूँ सोडियम की तो सोडियम में भी वही साउंड नहीं आएगा। तो ये है क्या आपके क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप 5 प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, बिल्कुल 100% ही कि अगर क्वेश्चन आए ये 5 लिखते हो तो पक्का आपको नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो हमने फिजिकल और केमिकल का मतलब क्या समझा। देखो फिजिकल का मतलब बाहर से होगा कुछ, और केमिकल का मतलब कुछ अंदर से होगा। तो केमिकल में हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के रूप में देखेंगे। जैसे आप सबको पता है कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और कैटायन बनते हैं। ठीक है ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये जो है क्या बोलते हैं, जैसे अच्छा इसमें आप ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आप एक चीज़ भी लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। यानी कि जो प्योर, देखो आप बोलोगे सर जी हम लोग तो आयरन को ऐसे करते हैं टूट जाता है, ऐसे जो वायर नहीं रहता है जो घर बनाने का आता है उसको ऐसे करते हैं टूट जाते हैं। तो भाई वो प्योर आयरन थोड़ी ना है, वो उसमें तो कुछ चीज़ मिली हुई है, रॉड में तो कुछ चीज़ मिली हुई है इसलिए कट जाता है। लेकिन अगर आप प्योर फॉर्म में किसी भी मेटल को लेंगे और कुछ भी करेंगे तो वो क्या होता है, टूटता नहीं है जल्दी से।
क्या होता है, टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके फिजिकल। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ब्रिटल नेचर भी लिख सकते हो। यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, ब्रिटलनेस होता है इसमें, तो ये आप ब्रिटलनेस भी लिख सकते हो। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, दे हैव वैलेंसी एज 1 2 3 एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। तो फर्स्ट है इसका ये हो जाता है प्रॉपर्टी कि ये लोग क्या होते हैं, इनकी वैलेंसी जनरली 1 2 3 होती है भाई, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अब आप सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बोल रहा हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल, या हाई ही होता है। जैसे आप देखो तो टंगस्टन, भाई टंगस्टन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो इसका बॉइलिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना लावा का नहीं होता ससुरा, लावा 2000 डिग्री सेल्सियस का होता होगा। टंगस्टन को देखो, इसलिए जो आपका फिलामेंट के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल यूज़ करते हैं। इसको मैंने इलेक्ट्रिक करंट में वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा दिया, तो इसलिए बोल रहा हूँ को रिवीजन करवा रहा हूँ कि यहाँ पर ये होता है। जिन लोगों ने देखा उन लोगों को खटाक से याद होगा, हाँ टंगस्टन तो फिलामेंट में डलता है। ठीक, इसलिए डलता है क्योंकि इसी कारण से डलता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ये जो है जनरली जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये जो है गुड कंडक्टर होते हैं। और भाई हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, आपके दिमाग से समझो कि हमने ये लिख लिया, ये होता है क्या बोलते हैं, कैटायन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और ये क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, जैसे कि आप सोडियम की बात करो, सोडियम बहुत खटास से रिएक्ट करता है। अगर आप सोडियम और पोटेशियम या फिर क्या, जैसे आप समझो, जैसे चूना देखे ना, चूना, अभी मैं सोडियम पोटेशियम बोलूँगा समझ नहीं आएगा। चूना देखो, चूना को जब आप चूने के ऊपर में जब पानी डालते हो तो उबलने लग जाता है। क्या होता है, उबलने लग जाता है कि इतना जल्दी क्या होता है, रिएक्ट होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण वो उबलने लग जाता है। तो ये क्या होता है, आपके हाईली रिएक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, और उसके बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होता क्या है जनरली। के पीछे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आपका रिएक्टिविटी सीरीज, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ मैंने रिएक्शंस आपके लिए लाया है। खैर ये रिएक्शंस आप खुद से बना सकते हो, बहुत इजी होते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा। लिख के इसलिए लाया हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर आप रिएक्टिविटी सीरीज को जरा निहारो, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हाँ सर जी हमने पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ तो देखा है, ये सब तो लेफ्ट में, सॉरी हाँ आपके, हाँ लेफ्ट में सबसे ऊपर आते हैं, फिर ऊपर से नीचे के क्रम में जा रहे हैं। देखो जैसे सोडियम जो है पहले आता है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, जिंक है, जो आपका क्रोमियम है, आयरन है, आपका टिन है, उसके बाद लेड है, हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर आपका एजी यानी कि सिल्वर है, आयरन है और प्लेटिनियम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज उस सीरीज को बोला जाता है जिस सीरीज के बदौलत हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा मेटल एटमॉस्फेयर में एट रूम टेम्परेचर पर कितना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है किसी चीज़ के साथ। ठीक है, आपको समझ नहीं होगा। देखो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई चीज़, कोई एलिमेंट किसी भी क्या बोलते हैं सब्सटेंस के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये हो गया, जब हम किसी चीज़ को सीरीज में बोलते हैं, सीरीज का मतलब है अरेंज्ड मैनर में, मतलब बढ़ते क्रम में या तो फिर घटते क्रम में। तो यहाँ पर हमने इसको घटते क्रम में किया कि सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू, सॉरी पोटेशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम, फिर जो कैल्शियम होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा किससे, मैग्नीशियम से। मतलब नीचे नीचे धीरे धीरे एक सीरीज़ बना दिया गया, और उसी सीरीज़ को बोला गया क्या, रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी मेटल किसी भी सब्सटेंस के साथ कितना जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जरा, तो ऊपर में जो आपके 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत खतरनाक एलिमेंट बोलते हैं।
ये 4 एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसे हम लोग बेसिकली आपके बाहर में ऐसे खुले में छोड़ नहीं सकते, वरना तो आग लगा दी वाले बात आ जाएगा। ये आग लगा देता है, इतना खतरनाक रहता है, पूरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसे हम अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अट्रैक्ट करके क्या करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना लेगा। और वहीं ये वाले जो आपके 4 हैं, इन चारों की अगर हम बात करें तो इनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, इन्हें खुद को हीट करना पड़ता है, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और ये सब तो पूरे संट रहने वाले भाई, ज़्यादा रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर आपके बुक में कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड जो है वो बना लेता है क्या, ZnO। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Al2O3 बन जाता है, कि बॉक्साइड बना लेता है। अब यहाँ पर मैंने एक फैक्ट चीज़ लिख दिया कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी मेटल को चाट के देखोगे तो आपको क्या लगेगा, वो खट्टा तो नहीं लगेगा भाई। आप उसमें कुछ दही वही मिला के छाँट रहे हो तो अलग बात, लेकिन किसको शौक है जी एकदम रॉड में दही वही लगा के चाटने का, ऐसा नहीं है ना। तो अगर जो भी जनरली रहता है वो क्या, मेटल आपको पता है बेसिक नेचर का होता है यार, इसलिए क्या होता है आपका मेटेलिक ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होगा। वही अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन दे दिए Al2O3, यहाँ पर 6HCl है, AlCl3 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। वही हमने देखा क्या कि हमने मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें एक क्या मिला, न्यूट्रल नेचर का चीज़ मिला जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। और यहाँ पर हमें क्या मिल गया आपका, ये मिल गया आपका H2O यानी कि वाटर। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है बाबू, H2O मिलता है और एक सॉल्ट मिलता है। वैसे ही अगर हम किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या मिलता है, हमको सॉल्ट मिलता है और वो H2O मिलता है। ये सब एसिड बेस एंड सॉल्ट की पढ़ाई है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। अब जरा हम लोग देखते हैं क्या रिएक्शंस थ्रू वाटर, यानी कि ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, ये पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो मैंने अभी जो आपको एक सामने जो रिएक्शन लिखे थे, ये सब रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। देखो जैसे मैंने जिंक और उसको बोला एल्यूमिनियम को, ये लोग रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो चीज़ें बना लेते हैं। अब जरा हम लोग समझते हैं क्या कि ये जो पोटेशियम है, जो सोडियम है, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ। तो चलो भाई देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ किसका, सोडियम का। तो जब हम सोडियम को ना वाटर के साथ मिला देते हैं ना, तो होता क्या है कि ये जो Na है ये 2 हो जाता है, यहाँ पे बन लेता है क्या, Na2O बना लेता है और यहाँ पे H2 गैस को लिबरेट कर देता है। इसे अगर हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करें तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है, आप जरा समझिए कि जब हम किसी चीज़ को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो आप सबको पता है हमारे हवा जो है, इस हवा में कुछ नमी भी है। कैसे है, तो जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से थोड़ा भाप निकला, उसमें थोड़ा नमी है, वो नमी जाके किसमें इकट्ठा हो जाता है, इसमें। पानी गिर रहा है, पानी से कुछ छनछनाहट हो रही है, वो कुछ बूंदें रहती है, वो छूट जाती है हवा में, वो भी क्या कहते हैं, नमी। यानी मेन बात ये है कि हवा में नमी होता, तो जब हम इसे क्या करते हैं, नॉर्मली बेसिकली ऐसे छोड़ देते हैं, तो होता ये है कि जो सोडियम रहता है अपने आप को डबल कर लेता है और एक H2O के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और बना लेता है क्या, Na2O। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस कारण से इसे हम लोग क्या रखते हैं, क्या बोलते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिखिए, वाई वी गेट सोडियम एलिमेंट इन केरोसिन ऑयल, ठीक है, मतलब केरोसिन ऑयल में से क्यों गेट सेपरेटेड लिखना उसमें, तो गेट सेपरेटेड, वाई वी गेट सेपरेटेड सोडियम फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी ब्रिंग सोडियम इन क्या बोलते हैं, केरोसिन कंटेनर, इसमें भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आंसर में लिखना कि जो सोडियम होता है ना, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, जिस कारण से वो जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसके साथ रिएक्ट करके, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Na2 बना लेता है और H2 गैस लिबरेट करता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिस कारण से हम इसे किस में रखते हैं भाई, इसे हम लोग किस में रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसे हम लोग केरोसिन में रखते हैं। तो ऐसा आपको क्या लिखना है, आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बना लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका, और ये है शायद आपके ना उसमें क्वेश्चन में है
आप फिर भी खोल के देखना, परीक्षा बुक जिसके पास भी होगा उसमें एक क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन लिखिए कि जो एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम भाई रिएक्टिव होता है, इसके बाद भी हम उसे क्या बनाते हैं, उससे हम लोग ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं, स्टील के थाली वगैरह क्यों बनाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो एल्यूमिनियम रहता है ना वो फिजिबल होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर हम आयरन को देखें तो आयरन को हम क्या करते हैं, कार्बन मिलाते हैं और उससे हम लोग क्या बना लेते हैं, स्टील बना लेते हैं। लेकिन हम जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम से क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम से भी हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम बेसिकली मैंने क्या बताया कि ये क्या होते हैं कि रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन इनको करने के लिए हमें कुछ और हीट देना पड़ता है, और कितना हीट, तो स्टीम के जितना हीट, यानी कि 540 क्या देना पड़ता है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है इन्हें हीट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ कर लेते हैं एज आवर डेली रूटीन्स ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमने देखा क्या, सोडियम को। अब जरा पोटेशियम को देख लेते हैं भाई, पोटेशियम को भी देख लेते हैं। देखो पोटेशियम भी जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो ये पोटेशियम क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। आप सबको पता है कि देखो रिएक्शन करने का तरीका, इसकी वैलेंसी 1 थी, लेकिन पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो भी 1 रहती है, इसलिए ये जैसा रिएक्ट करेगा वैसे ही ये भी रिएक्ट करता है। ये बना देता है क्या, आपका K2O प्लस में H2। क्योंकि देखो यहाँ पर बेसिकली एक्सोथर्मिक में इसे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आप सबको पता है कि H2 जो है यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, जिस कारण से जहाँ पर भी आपको दिखे ना कि H2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एक फैक्ट भी है और ये एक कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो आप सबको पता है कि हम एज अ फ्यूल हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं। आप सबको पता है हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब सबको पता होगा एटलीस्ट। चलो वो कुछ भी नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा कि जो हाइड्रोजन है उसे हम लोग जब डिसोसिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिस कारण से हम लोग अभी हाइड्रोजन के ऊपर कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो जब हो जाएगा तो बता देंगे आपको, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है। तो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होता है। आपकी मैग्नीशियम के साथ वाटर कैसे रिएक्ट करता है, देखो तो जो मैग्नीशियम है चुट्टा को क्या होगा, एक चुट्टा खत्म हो गया। चलो देखते हैं क्या मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। देखो तो जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में इसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर H2O रहता है और ये क्या बना लेते हैं MgOH। आप सबको पता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, जिसके कारण यहाँ पर MgOH और यहाँ पर 2 लग जाता है और H2 गैस जो है लिबरेट हो जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से सारे जो हैं आपके रिएक्ट करेंगे। तो ये तो था क्या मोटा मोटी बातें भाई इस चैप्टर के बारे में, लेकिन हमने अभी तक अपना मेन टॉपिक नहीं पढ़ा है जो है क्या, मेटलर्जी। अब जरा हम लोग देखते हैं क्या थोड़ा बहुत ऑकरेंस क्या होता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो ऑकरेंस उतनी देखने की बात नहीं हो, जनरल फैक्ट है, उसे आप अपने बुक से पढ़ लेना या फिर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। मैं जरा आपको बेसिक फैक्ट बताता हूँ। अगर आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो फिर बोलोगे क्या, टिन पाया जाता है। लेकिन बोलेगा कि कॉमर्शियल रूप में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, तो आयरन होता है जो बेलाडीला से पाया जाता है। आप जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी में जब बताऊंगा कि वहाँ पर चौथा जो चैप्टर आपका मिनरल एंड ओर्स का बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बट पता नहीं उसको क्यों इतना ज़्यादा लेंदी बनाया करके बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन उसको फैक्ट से याद कराऊंगा। तो उसमें आप देखोगे कि जो बेलाडीला रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है। तो अगर आपको पूछा तो ये आएगा, और पूछेगा कि वहाँ से प्रोड्यूस क्या आता है, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका हेमेटाइट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटाइट प्रोड्यूस होता है, बस यही है। अब जरा हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है क्या भाई, मेटलर्जी। मेटलर्जी देखने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मिनरल और ओर में डिफरेंस क्या होता है और मिनरल और ओर बेसिकली होता क्या है। तो समझिए कि वो नेचुरल सब्सटेंस जो हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं, जिनमें एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ मेटल या फिर एलिमेंट का परसेंटेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उन्हीं सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो उसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है। और ओर्स क्या होता है, तो ओर्स बेसिकली वो मिनरल्स होते हैं। देखो ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं। मिनरल हर वो सब्सटेंस को बोला जाएगा जो हमारे अर्थ क्रस्ट से क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को, यानी कि हमें उस डेफिनेशन को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, जिस कारण से हमने यहाँ पर एलिमेंट और मेटल वगैरह सब घुसेड़ दिया है। बस यहाँ पे घुसेड़ना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम एग्जाम में लिखने हैं, जिस कारण से हमने यहाँ पर एलिमेंट्स और मेटल के बारे में भी लिखा है। बेसिकली हर वो सब्सटेंस, हर वो एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट से फाउंड होते हैं उन्हें हम मिनरल कहते हैं। और वो स्पेसिफिक मिनरल
जिनके पास एक हाई परसेंटेज ऑफ किसी भी स्पेसिफिक मेटल का होता है। मतलब जैसे कि मान लो कोई हमने मिनरल एक्सट्रैक्ट किया तो उसके एक ढेला में हमको पता चला कि वहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे उसके आयरन के परसेंटेज मिले हैं, मतलब बहुत बड़ा जो ढेला था उसमें आयरन के परसेंटेज ज़्यादा मिले हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। तो इसमें हमने लिखा है क्या कि द नेचुरल सब्सटेंस विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड आइदर कंटेन, आइदर का मतलब या कंटेन कर सकता है मेटल का हाई परसेंटेज और या फिर नहीं, उसी को क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि वो मिनरल्स जिनके द्वारा थ्रू विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। भाई मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब यही है ना कि वो जो मिनरल है उसमें किसी भी मेटल का परसेंटेज ज़्यादा है, उसी को क्या बोला जाता है, और बोला जाता है। तो ये दो आपके क्या है डेफिनेशंस हैं, इसको आप लिखिए। अब चलो हम लोग फट से देख लेते हैं क्या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपके पीछे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन मेटल और मिनरल और ओर के। तो जो मैंने आपको शुरू में अभी डेफिनेशन अभी जस्ट लिखा है उसी को आप फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा, जिसको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, देखो इट कैन कंटेन आइदर हाई परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक मेटल और नॉट। ऑब्वियस सी बात है भाई कि मिनरल का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर वो मिनरल जिसके पास हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स है या कोई भी एलिमेंट है उसे हम लोग और कह सकते हैं। इसलिए हम मिनरल की गारंटी नहीं ले सकते कि उसमें एक हाई परसेंटेज ऑफ कोई स्पेसिफिक मेटल होगा या नहीं होगा, ये सही है। लेकिन हमें ये जरूर पता होता है कि और में हमेशा जो है हाई परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक मेटल होता है। भाई हर वो मिनरल जिसके पास हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होता है उसी को क्या बोला जाता है, और बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें डेफिनेटली ये पता होता है कि जो मिनरल और होता है उसमें हाई परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक मेटल होता है। हमने यहाँ पर लिखा क्या, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल। आप सबको पता है कि हर वो मिनरल मतलब हम बोल सकते हैं किसी मिनरल के पास अगर कम हुआ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक मेटल देन हम उसे मिनरल बोल देंगे, लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा हुआ कोई भी एलिमेंट का तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स बोल देंगे। और इससे जो है इट इज़ आइदर इजी और डिफ़िकल्ट, हम ये कुछ भी नहीं कह सकते कि इसमें इजी होगा कि डिफ़िकल्ट होगा टू एक्सट्रैक्ट मेटल इन प्योर फॉर्म, हम ये कुछ भी नहीं कह सकते। या फिर आप ऐसे डिफ़िकल्ट भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन भाई मिनरल हमें ये नहीं पता है ना, क्योंकि हर और भी मिनरल होता है, जिस कारण से मैंने अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लिख दिया कि हम ये ईजी भी हो सकता है और डिफ़िकल्ट भी हो सकता है कि इससे प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन हमें डेफिनेटली ये पता होता है कि हम और से जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप एग्जांपल में लिख लीजिए, अभी बोल रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल आ जाएगा क्या, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। और लिखना चाहे तो इसमें और में आप हेमेटाइट लिख सकते हैं, मैग्नेटाइट लिख सकते हैं। और मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में बेसिकली आपका आ जाएगा क्या, माइका होता है, क्ले होता है। इन सब से बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होता है फाइन होना। तो अभी आपने इतना सारा नॉलेज ले लिया है भाई, अब चलो हम लोग बेसिकली चलते हैं कहाँ पर, आपके मेटलर्जी पोर्शन पे, जिसमें हमें पढ़ना है डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट मेथड्स टू ऑफ क्या बोलते हैं सेपरेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया भाई, यहाँ पर और मिल गया, और इसी ओर से हम क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं आपने मेटल्स को बाय डिफरेंट मेथड्स और इक्विपमेंट्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो पे यहाँ पर बने हुए हैं वो सब पहले का पार्ट आप अभी रिवीजन करके आ जाइए कि हमने पहले में क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद फिर इसको जो है आप आगे प्रोसीड करना और साथ साथ में इसका नोट्स भी बनाते चलना। तो चलो देखते हैं क्या इसका प्रोसेस क्या होता है। तो हम सबको पता है मेटलर्जी का प्रोसेस ये होता है जिसमें हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने वगैरह वगैरह की चीज़ें देख ली है, रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह सब चीज़ देख लिया है। फिर हमने पढ़ लिया मेटल और ओर में डिफरेंस क्या है, और हमको पता है कि हम बेसिकली और से ही क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी मेटल को। अब देखो यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपका सीजी बोर्ड का बुक है इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का बना है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि बाकी सारे बुक जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, इन सब में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है। लेकिन हमें इस चैप्टर में नए 2 टॉपिक भी पढ़ने हैं भाई। जिन लोग टॉपर हैं उन लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें नया टॉपिक पढ़ना है, जो लिक्विफिकेशन और जो रिफाइनिंग, जिसमें बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा क्या होता है, परेशानी होता है, तो उसको भी अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर आपके कुछ 5 प्रोसेस होते हैं इसके। हमारे जो सीजी बोर्ड की बुक है उसमें तो 2-3-4 में ही निपटा दिया है, लेकिन वैसा जो सीजी बोर्ड में दिया है वो आपको बोल सकते हो आपके दिमाग को घचपचा देगा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को पढ़ने से पहले ना उसका अगर स्टार्टिंग से आप लास्ट तक पढ़ो तो आपके लिए ज़्यादा फीसेबल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से पहले बता दूँ। देखो
पहले आएगा क्या, क्रशिंग। क्रशिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है, बस मैंने यहाँ पर जोड़ दिया कि जो जो बड़े बड़े ढेले होंगे ना ओर्स के, उनको क्या किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और फिर उन्हें अलग अलग सेपरेट किया जाएगा। जैसे कहीं पर आयरन ज़्यादा मिला है तो आयरन वाले को अलग सेपरेट करेगा, कहीं पर जो कॉपर मिला है तो कॉपर वाले को अलग सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यही है क्या आपका मेन, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको टिक लगा दूँ तो यहाँ पर सबसे आईएमपी पोर्शन जो है आपका हो जाएगा वो यही हो जाएगा क्या, आईएमपी, और ये वाला पोर्शन आईएमपी हो जाएगा। बाकी इधर से तो बहुत भूले भट के क्वेश्चन पूछ दिया तो ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन जहाँ से मेनली आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से आएगा और कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, जिसमें 2 प्रोसेस होते हैं, सबको बताएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब आप क्या समझते हैं, जो हमने ओर को यहाँ पर क्या किया है, क्रश किया है, वो सब चीज़ें मटेरियल है, उन सारे मटेरियल से हम क्या करने वाले हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं ना। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये हम क्या करेंगे, जो ओर जो आए हैं उससे हम लोग जो गंदगी है उसको अलग निकाल देंगे और मेटल को उस गंदगी से अलग करके उसे सेपरेट कर देंगे, यानी उसे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोला जाता है। अब उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। देखो कन्वर्जन ऑफ ओर, सॉरी ये वाला एमपी नहीं है भाषा, ये वाला ज़्यादा एमपी है, रिडक्शन ऑफ, जिसमें हम लोग को 2 पढ़ना है, ये आपका ज़्यादा एमपी, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। देखो भाई कन्वर्जन ऑफ ओर मतलब ओर को हम लोग कन्वर्ट करें किसमें, मेटल ऑक्साइड्स में। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो जैसे हमको किसी चीज़ को अगर साफ़ करना है तो आप सबको पता है कि कोई चीज़ के अगर मान लो मुझे किसी चीज़ को साफ़ करना है, ठीक है, जैसे मान लो मुझे किसी लकड़ी को साफ़ करना है, एकदम नीट एंड क्लीन करना है, तो मैं क्या करूँगा कि उस लकड़ी को पहले ऐसे अच्छे से झाड़ दूंगा, ठीक है, या फिर उससे एक मैं और काम कर सकता हूँ, अगर उसके ऊपर मैं पूरा ग्लू लगा दूँ, ग्लू, और वो ग्लू को मैं सूखने दे दूँ तो उस ग्लू में पूरा चिपक जाएगा। उसके बाद उसे पेपड़ी टाइप ऐसे निकालूँ तो क्या होगा, उसके ऊपर में जो गंदगी रहेगा वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है भाई, अब ऐसा कोई बैला टाइप थोड़ी ना करेगा, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही क्या होता है कि हमें मेटल्स के ना पूरी रूप मतलब एकदम बोल सकते हैं कि उस मेटल को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए उसे पहले ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फिर जब वो ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है ना, फिर उसी ऑक्साइड वाले जो मेटल रहता है उसे हम लोग ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। जैसे मैंने बताया लकड़ी से हम लोग ग्लू को निकालेंगे तो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। उसी तरीके से जो गंदगी रहेगा उसे जो मेटल ऑक्साइड रहेगा जब हम उसे रिड्यूस करेंगे तो जो ऑक्सीजन रहेगा वो जितने मेटल्स में जितनी भी ज़्यादा गंदगी रहेगा इधर उधर देखिए, हाँ कौन सी हाँ सब चीज़ को लेके बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड आ जाएगा। फिर आते हैं प्यूरिफिकेशन में, जिसमें हम उसको पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर देते हैं। मतलब यहाँ तक हमारा मेटल तो हमें मिल गया, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए ना, एकदम चमकीला वाला। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ से प्यूरिफिकेशन में आपका 2 मेथड आ जाएगा, फिजिकल और केमिकल। इसमें केमिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बट पता नहीं सीजी बोर्ड यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं देता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे जो आपका ये पूरे चैप्टर का बोल सकता हूँ सबसे बेहतरीन जो टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग प्रोसेस पर है, एनालाइज करने के लायक है। तो इन लोग भागा लड़का टाइप तो भाई पेपर डिजाइन करते हैं, लोगों को पेपर डिजाइन करने कोई आइडिया नहीं है भाई लोगों को। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे इतना अच्छा टॉपिक इन लोग छोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा। इसको मैं एकदम तन मन धन से पढ़ाऊंगा, एकदम पढ़ना तुम लोग, मजा आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका 2 प्रोसेस आएगा, क्या, लिक्विफिकेशन और जोन रिफाइनिंग। लिक्विफिकेशन और जोन रिफाइनिंग बेसिकली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है केमिकल प्रोसेस से, तो इसको हम लोग उसी दौरान बात करेंगे। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया है, तो भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ऑब्वियस सी बात है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है अगर रिलेटिवली बाकी चैप्टर से देखें तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, बहुत सारे अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लगेंगे। फिर आप बोलोगे सर जी अरे यार केमिकल रिएक्शन याद नहीं हो रहा, फिर बोलोगे रस्टिंग में जाएंगे, रस्टिंग कोरोजन पढ़ेंगे, कोरोजन में जाएंगे, फिर आपको लगेगा डर। इसलिए मैं जितना भी आपको धीरे धीरे हौले हौले करके ले रहा हूँ, लगे तो 2-3 लेक्चर ले लेंगे इसके ऊपर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से कंप्लीट करना है। तो भाई ये जो मैंने अभी इतना बताया उसका प्रॉपर नोट्स आप बनाना, और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद इसको पूरी अच्छे तरीके से रिवीजन करना, तब जाके आपके दिमाग में अच्छे से सेटल रहेगा। और मैं जो अभी मैंने जो 5 प्रोसेस बताया इसको आप अच्छे से देख लो, और इससे जो है रिलेटेड आप अपने बुक से एक बार पहले रीड करना, उसके बाद या फिर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने लिखा है इसको आपको अच्छे से माइंड में रहना चाहिए भाई कि प्रोसेस क्या है। पहले क्रशिंग होता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, हाँ उसके बाद फिर उस कॉन्सेंट्रेट तो हो गया, लेकिन उससे हमको गंदगी को निकालना है, उसके लिए ऑक्साइड बनाना पड़ता है, तो कन्वर्जन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल्स ओर्स फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड।
ओर्स इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, फिर उसी ऑक्साइड को रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस हो जाएगा, प्योरिफिकेशन करेंगे जिसको हम लोग रिफाइनिंग भी बोलते हैं। तो उसमें दो प्रोसेस आएंगे, फिजिकल और केमिकल, जिसमें फिजिकल में लिक्विफिकेशन और जोन रिफाइनिंग है और केमिकल में इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।